could all be over. We're not okay. Shattered glass. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं कि हमारा ये चैनल टेट एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है, स्पेशली सीटेट। अगर वीडियो पसंद को प्रेस कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो डेवलपमेंट टास्क था वो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट यानी कि उसका संप्रत्यय सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास एलिजाबेथ हर्लेक, सिगमंड फ्रॉइड, पियाजे और रॉबर्ट हैविग्रस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास रॉबर्ट हैविग्रस्ट। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क है वो सबसे पहले रॉबर्ट हैविग्रस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजुकेशनलिस्ट conducted a study on the influence of leadership style of the head of institution on the adjustment of their students. The adjustment of student in the study means। तो adjustment of students का इसमें क्या मतलब है? तो क्या मतलब होगा? डिपेंडेंस। जी, स्टूडेंट ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब है डिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन देयर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास modification in the existing schema in response to new information and experience is called। मीन्स कि आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना। तो मॉडिफाई करना न्यू इन्फॉर्मेशन को और एक्सपीरियंस को, उसको कहते हैं हम अकोमोडेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। अगर आपने सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन को लिया होता तो वो एसिमिलेशन होता, लेकिन आपने पहले वाली एग्जिस्टिंग स्कीमा में यानी कि मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है अकोमोडेशन, तो यानी कि समायोजन। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 आस्क हिज क्लासमेट नॉट टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन एज ही विल बी पनिश्ड इफ कॉट बाय द इन्विजिलेटर। दिस डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग लेवल ऑफ मॉरल जजमेंट ऑफ कोहलबर्ग। तो क्या बताया गया कि क्लास 5 का स्टूडेंट है जो कि अपने क्लासमेट को बोला है कि कॉपी नहीं करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इन्विजिलेटर ने अगर पकड़ लिया तो उसको पनिश किया जाएगा। तो इस तरह का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो मॉरल जजमेंट के कौन से लेवल पे आता है, और मॉरल डेवलपमेंट के या मॉरल जजमेंट के बारे में किसने हमें दिया था? सिद्धांत कोहलबर्ग ने। तो ये आता है आपका कन्वेंशनल में आएगा, प्री कन्वेंशनल में आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा या अनकन्वेंशनल। तो ये तो कोई लेवल ही नहीं है, ये तीनों लेवल होते हैं। तो ये आता है कन्वेंशनल लेवल में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एसेस द इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। मीन्स इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली टेस्ट एसेस करता है? तो कल्चरल फ्री टेस्ट, कल्चरल फेयर टेस्ट, कल्चरली ओरिएंटेड टेस्ट या कल्चरल लैग टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कल्चरल फ्री टेस्ट, यानी कि कल्चर फ्री टेस्ट है वो इंटेलिजेंस एक्यूरेसी को एसेस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, स्टिमुली आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जो एम्बिगुअस स्टिमुली होती है, मीन्स जो एम्बिगुअस आपकी उनकी संवेदनाओं के बारे में पूछा है, वो हमारी कौन सी टेस्ट में प्रेजेंट होती हैं? तो प्रोजेक्टिव में होती हैं, रेटिंग स्किल्स में होती हैं, इन्वेंटरीज में होती हैं, नॉन प्रोजेक्टिव में। तो इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज डेवलपमेंट ऑफ अ 3-year-old चाइल्ड इज डिले हो रही है। एक 3 साल के बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो डिले हो रही है, किसकी वजह से? न्यूट्रिशन फूड की कमी की वजह से। तो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेवलपमेंट डिले इज। तो इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? डेवलपमेंट डिले का कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसमें क्या होगा? एनवायरनमेंट होगा, हेरिडिटी होगा, जेनेटिकल होगा, या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होगा।
तो हेरिडिटी तो बच्चा अपनी पेरेंट्स के जीन से लेता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके नर्चर की, नेचर की नहीं। और नर्चर वो कहाँ से मिल रहा है उसको? नर्चर इन्वायरमेंट से। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा ये, जो कि उसकी डेवलपमेंट डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। Lakshman got an opportunity to work in the USA, which he likes most, but is not able to decide to work as he has to leave his aged parent alone. The conflict Lakshman is facing is, तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है कि लक्ष्मण को अपॉर्चुनिटी मिली है यूएसए में जाके वर्क करने की, जो कि वो बहुत दिनों से चाह रहा था या उसको बहुत पसंद है, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है अपने ओल्ड पेरेंट्स को लीव करके अकेला छोड़ के जाने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फेस कर रहा है वो कौन सा होगा? तो अप्रोच होगा, अवॉइडेंस होगा, अवॉइडेंस होगा या डबल अप्रोच होगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अप्रोच अवॉइडेंस। मीन्स अप्रोच भी है उसके पास और अवॉइडेंस का भी वो है, तो इसलिए हो जाएगा सी, अप्रोच और अवॉइडेंस वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। Ramu handwriting is good. His performance is average in mathematics. Overall, his performance is good when compared to his classmates. These examples talk about this type of individual differences. तो क्या बताया हमें कि रामू की जो हैंडराइटिंग है वो तो गुड है, पर उसकी जो मैथ के परफॉर्मेंस है वो एवरेज है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कंपेयर टू हिज क्लासमेट गुड है। तो ये जो एग्जाम्पल है किस टाइप की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा है? तो ये कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं? मीन्स उसका व्यक्तिगत भी दिया है और उसका दूसरों के साथ इंटर रिलेशन भी दिया है, कि दूसरों के साथ कंपेयर भी किया है उसको, और उसकी अपनी जो खुद की इंटरनल है उसके बारे में बताया कि वो हैंडराइटिंग अच्छी है, मैथ में एवरेज है। फिर दूसरों के साथ कंपेयर कर दिया कि वो अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में गुड परफॉर्मर हैं। तो ये कौन सा होगा? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, या बोथ होगा, या फिर इंफीरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस होगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। बिकॉज उसमें इंट्रा वाला कौन सा हो गया? जो उसकी अपने आप से ही तुलना की है कि वो उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, मैथ में एवरेज परफॉर्मेंस है। और इंटर इंडिविजुअल मीन्स उसको उसके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर किया गया है, तो वो इंटर इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले डिफरेंसेस में भी आ गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, डैनियल गोलमैन पॉपुलराइज्ड दिस कॉन्सेप्ट, कि इस कॉन्सेप्ट को डैनियल गोलमैन ने पॉपुलराइज किया था। कौन से कॉन्सेप्ट को किया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले को, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाले को, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले को, या इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन वाले को? तो डैनियल गोलमैन ने कौन से कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था? इमोशनल इंटेलिजेंस को। जी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही 3 यानी कि सी, इमोशनल इंटेलिजेंस concept is popularized by Daniel Goleman. Next है क्वेश्चन नंबर 11, choose the most effective motivation from the following. इनमें से मोस्ट इफेक्टिव मोटिवेशन कौन सी है वो आपको चूज करनी है। तो सबसे पहले आपके पास है, तो सबसे पहले है सस्टेन्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सस्टेन्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सस्टेन्ड और अनसस्टेन्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर सस्टेन्ड अनसस्टेन्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन बोला गया है जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है और स्थायी भी होती है। ठीक है, ये नहीं कि आप 1 मिनट के लिए मोटिवेट हुए और फिर कुछ देर के बाद आप भूल गए। तो सस्टेन मीन्स कंटिन्यू हो, और इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल जो मोटिवेशन होती हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल सच एज रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज आर रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी। तो मीन्स ये जो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बोला है कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर के जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो किस टाइप की लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड हैं? तो इनसाइट से, डिस्कवरी से, कंडीशनिंग से, या प्रोग्राम्ड कंडीशनिंग से? तो ये हैं हमारे कंडीशनिंग से। मीन्स कि इसमें कंडीशन होती है कि
हमें पहले ही पता होता है अगर रेड लाइट है तो मीन्स स्टॉप है, अगर ग्रीन लाइट है तो मीन्स गो, और अगर ऑरेंज लाइट है तो यू वेट फॉर सम टाइम। तो ये कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी के बारे में या लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज सुटेबल फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इनोवेटिवली। तो कौन सी अप्रोच है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूटेबल है इनोवेटिवली? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर या गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है या गेस्टाल्ट जो अप्रोच है वो किसी भी प्रॉब्लम को इनोवेटिवली सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल अप्रोच है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, गेस्टाल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अ चाइल्ड लर्न मोर इफ़ ही इज़, कि एक बच्चा ज़्यादा सीखता है कब? इफ़ ही टॉट थ्रू टेक्स्ट बुक, ही टॉट थ्रू कंप्यूटर, ही टॉट थ्रू लेक्चर मेथड और ही टॉट थ्रू एक्टिविटी मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल टॉट थ्रू एक्टिविटी मेथड। जब कोई बच्चा एक्टिविटी करके डूइंग बाय हैंड्स कोई एक्टिविटीज़ या कोई भी चीज़ सीखता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और अच्छे तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इन द क्लासरूम मेक एफर्ट्स। तो कोई भी टीचर है वो क्लासरूम में किसके लिए एफर्ट्स करता है या कैसे एफर्ट्स करता है? तो टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट और ऑल द अबव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, बिकॉज जो टीचर होता है वो सारी तरह के एफर्ट्स एक क्लासरूम में करता है। वो बच्चों को एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है, बच्चों को एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करवाता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्ट भी करवाता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हों। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको और यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।